नमस्कार। 5 राज्यों के चुनाव में से मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के चुनाव अब हो चुके हैं। राजस्थान, मेघालय और तेलंगाना का चुनाव अब सर जोरों पर है, वहाँ प्रचार भी चल रहा है और लगातार इस पर नज़र पूरे देश की बनी हुई है कि 3 दिसंबर को आने वाले चुनाव परिणाम क्या तस्वीर लेकर आएँगे। देश की सियासत बहुत कुछ इस पर निर्भर करती है कि इन 5 राज्यों के चुनाव किस दिशा में जाएँगे और उसके बाद देश की राजनीति में क्या बदलाव आने वाले हैं। लेकिन इन 5 राज्यों के चुनावों के साथ जो बदलाव अब इस देश और समाज को दिख रहा है, आज का वीडियो इस पर विश्लेषण करते हुए हम बनाएंगे। 5 राज्यों के चुनाव में लगातार चुनावी रैलियां चली, भाषण हुए और जो किसी भी चुनाव में होते रहे। लेकिन इस बार के भाषणों में और क्या चीजें ऐड होती चली गई। आज के वीडियो में इस बात का विश्लेषण करेंगे कि कौन ज्यादा गिरा, जुमलों का स्तर या नेताओं की भाषा। आज के वीडियो में विश्लेषण इस बात का भी करेंगे कि क्या तमाम तरह से अपने जुमलों के जरिए, अपनी भाषा के जरिए भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन 5 राज्यों में चुनाव जीतने के लिए क्या सहानुभूति के सहारे ही बचे हैं? क्यों लगाया आरोप कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी पर सहानुभूति से वोट पाने का और अपनी गरीबी और इस तरह की चीजों को बेचने का? क्या है इस बात का विश्लेषण? हम फर्क देखना चाहेंगे कि देश के दो बड़े राजनीतिक दल कांग्रेस और बीजेपी, इनके बीच सबसे बड़ा फर्क किस बात का है, सबसे बड़ा अंतर किस बात का है। और आज आज की वीडियो में विश्लेषण इस बात का भी करेंगे कि क्या इस समय देश के प्रधानमंत्री का जादू पूरी तरह फीका पड़ चुका है या इनके बीच में कोई ऐसी चीज भी बची हुई है जिससे कि वो विश्लेषण कर सकते हैं। उम्मीद बची है, कितनी बची है और कितनी नहीं बची है। तो सबसे पहली बात, अगर बात इस बात की करें कि 5 राज्यों के चुनाव में कौन ज्यादा गिरा, जुमलों का स्तर या नेताओं की भाषा, तो इस बात को कहने के पीछे एक ठोस और बड़ी वजह यह है कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, दीदी ओ दीदी, इस तरह के तमाम जुमले इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के बड़े नेता पहले भी बोलते रहे। इस बार चुनाव में 2 बयान ऐसे आए जिन्होंने लोगों को बेचैन किया होगा। कोई भी व्यक्ति जो संयम के साथ राजनीति को देखना समझना चाहता है, वो इस बात को विचार करेगा। पहला बयान मूर्खों के सरदार का। कल्पना करिए कि देश के सबसे बड़े राजनीतिक ओहदे पर बैठे एक शख्स की भाषा क्या अपने सबसे बड़े राजनैतिक प्रतिद्वंदी के लिए यह हो सकती है क्या कि अरे मूर्खों के सरदार? इसके पहले का एक बयान याद है देश के प्रधानमंत्री का आपको? अरे अगर भगवान ने थोड़ी सी भी दी हो तो जरा इसका इस्तेमाल करें। सदन में खड़े होकर देश के प्रधानमंत्री ने कहा था, कुछ लोग होते हैं, उम्र बढ़ जाती है लेकिन बुद्धि नहीं बढ़ती। और ये बातें कौन बोल रहा है? जो कहता है कि मैं एक बार जा रहा था सड़क पर, तो मैंने देखा कि एक आदमी वो नाली के ऊपर उल्टा बर्तन रख दिया। ध्यान से सुनिए, एक बुद्धिजीवी आदमी का, जो देश का सबसे बड़े राजनीतिक ओहदे पर बैठा है, उसने बर्तन नाली के ऊपर ढक कर रख दिया, ऊपर एक छेद कर दिया, उसमें पाइप लगा दी, पाइप अपने ठेले पर ले गया और उससे नाली के गैस से चाय बनाकर बेचा करता था। कहाँ थे ज्ञान? ये जो बुद्धि का विमर्श का स्तर है। दूसरा, मैंने जब सर्जिकल स्ट्राइक हो रही थी, तो हमने जो है वैज्ञानिकों से कहा कि रुको, फिर बादल आ गए। तब मैंने कहा अब जाओ, बादल में रडार काम नहीं करता। विवेकानंद को मिलवा दिया।
सिकंदर को पहुंचा दिया बिहार, विवेकानंद पर झूठ, कबीर पर झूठ, गोरखनाथ पर झूठ, सिकंदर पर झूठ, फेक मतलब गलत गलत, पता ही नहीं। अब जिसके डिग्री का ही ओरिजिनल है कि नहीं यही नहीं पता, तो उनकी इन बातों का कौन सा भरोसा। एक तो ये बात, तो जिसके बयानों में पहले ही, बंगाल का चुनाव आपको याद होगा, दीदी ओ दीदी, मतलब सब चीज, सबसे बड़ा राजनीतिक ओहदे पर बैठा हुआ व्यक्ति इस भाषा में लोगों को यह बात कहना चाह रहा है। एक तो ये बात, दूसरी बात, मूर्खों का सरदार कहना, मतलब इसका मतलब केवल पूरा विपक्षी धड़ा, विपक्षी दल, ये सब कौन है? मूर्ख हैं। और इनका सरदार कौन है? उस नेता को कह दिया। क्या इस देश में राजनीति का स्तर इतना गिरेगा? अब दूसरा बयान कि भाई जब वोट देने जाना तो ऐसे वोट देना कि कांग्रेस पार्टी को फांसी हो जाए। दुनिया में लोकतंत्र कई देशों में है, अच्छा है, बुरा है, कम है, ज्यादा है, इस पर बहस हो सकती है। लोकतंत्र है और लोकतंत्र का तकाजा यह होता है, आधुनिक विचारधारा का, वैचारिकी के लिहाज से लोकतंत्र का तकाजा यह है कि हम आपसे असहमत हैं, मगर फिर भी आपको अपनी बात रखने के हक के लिए अगर लड़ना पड़े तो हम आपके साथ खड़े होंगे। यह है लोकतंत्र, आधुनिकता, क्योंकि हम असहमति का भी सम्मान करना जानते हैं। यह है लोकतंत्र। किसी राजनीतिक दल को किसी दूसरे राजनीतिक दल के लिए चुनाव में यह भाषा बोलनी उचित है क्या कि ऐसे वोट देना जैसे उनको फांसी दे दी जाए? तो इस पर जरा विद्वानों में अभी भी मतभेद है कि कौन ज्यादा गिरा, जुमलों का स्तर गिरा या नेताओं की भाषा, इसको लेकर विद्वानों में मतभेद है। जब तक कोई कॉमन राय नहीं बन जाती तब तक आप इस पर विचार करने को आजाद हैं। अब आइए दूसरे मुद्दे पर। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बयान दिया कि नरेंद्र मोदी का जादू फीका पड़ता जा रहा है, इसीलिए तो वो सहानुभूति लेकर चुनाव जीतना चाहते हैं। किस बात की सहानुभूति? मैं गरीब हूं, मैंने गरीब घर में जन्म लिया। अब आप पूरा बयान नरेंद्र मोदी का याद करिए। विद्वानों में मतभेद इसलिए पैदा हो गया कि 35 साल भीख मांगी कि 40 साल भीख मांगी, इसको लेकर के उनके दो बयान। एक इंटरव्यू जो बनारस में चुनाव के समय, वो कौन सा चुनाव था एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, जरा गूगल आप भी करिए कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव था कि लोकसभा चुनाव था। पानी वाले जहाज क्रूज का लॉन्चिंग हुई थी, उस पर प्रधानमंत्री आज तक के 3 एंकरों के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं उसी जहाज पर। और उस जहाज पर अपना इतिहास बताते हुए जब उनसे पूछा गया कि, एंकर ने कहा कि लोग बुरा माने चाहे भला माने, मेरा मजाक उड़ाएं चाहे मत उड़ाएं, मैं पूछूंगी आपसे कि बताइए आप थकते क्यों नहीं हैं? एक तो वहां भी था, केबिन में बैठ करके इंटरव्यू चला था। दूसरी एंकर थी वो, अब चैनल बदल के उन्होंने नया एक चैनल शुरू किया। और जब वो चैनल शुरू हो रहा था तो उसका मालिक कह रहा था कि अगर देश के प्रधानमंत्री अच्छा काम कर रहे हैं तो हम दिखाएंगे उनको, विपक्ष चाहता है कि हम उनको दिखाएं तो पहले अच्छा काम करें। ये उस चैनल का मालिक कह रहा था जब उसकी लॉन्चिंग हुई थी। तो मैडम दूसरे चैनल पे चली गई थी। तो यह वाली बात उस क्रूज वाले इंटरव्यू में भी बोली गई कि आप क्यों नहीं थकते। अच्छा, दूसरा उसी में बोला उन्होंने कि मैं 35 साल भीख मांग के खाया। एक दूसरा इंटरव्यू आया जिसमें 40 साल वो भीख मांग कर खाए। मेरी माँ दूसरे के घरों में बर्तन मांज के गुजारा करती थी और आप भीख मांग के गुजारा कर रहे थे 35 साल। क्यों भैया? इस देश में किसी ने नहीं पूछा कि गरीब, कमजोर, मजलूम हाथ पैर संभालना जिस दिन सीख ले, हालात अगर इम्तिहान लेती है, परिस्थितियां विपरीत होती हैं, तो कमजोर से कमजोर शख्स भी अपने हाथ पैर की मेहनत से कमाई से खाता है, भीख नहीं मांगता। ये देश भीख मांगने वालों का नहीं है, ये देश मेहनत से काम करने वालों का। और पूरे भक्ति आंदोलन में कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा बुल्ले शाह, बाबा फरीद सब ने कहा कि मैं रविदास, श्रम कर खाइए, अपनी मेहनत करके खाओ। ये ये जो भीख मांगने, ये तन्ना बुन्ना तजो कबीर नहीं। घर छोड़े घर जात है, घर पकड़े बन जात। मेहनत करके परिवार के बीच रह करके बिना किसी को छोड़े, कबीर, रैदास, पलटू दादू, भीखा बुल्ले शाह सबने इस बात को कहा है।
कुछ घर नहीं छोड़ना, साथ में सबके रहना और तब वो काम करना। और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं 35 साल हमने भीख मांगा, दूसरे इंटरव्यू में कहते हैं 40 साल भीख मांगा। कभी आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो वहां आपको मिल जाएंगे वीडियो, और गूगल करेंगे तो भी मिल जाएगी। अब ये कहते हैं कि मेरी माँ दूसरे के घर बर्तन मांजा करती थी। तो मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक बयान दिया कि मैं तो मजदूर का बेटा हूं, मैं मजदूर का बेटा हूं। पीएम मोदी लोगों से सहानुभूति पाने के लिए कहते हैं कि गरीब हूं, रेलवे स्टेशन पर चाय बेचता था। गरीब को, बेसहारा, बेबस नहीं, मोदी जी मैं तो मजदूर का बेटा हूं और मुझे यह कहने में गर्व है। कौन कह रहा है? इस देश का एक ऐसा नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, वो कह रहे हैं कि मैं लोगों के हित के लिए राजनीति में आया हूं, न कि झूठ बोलने के लिए। तो इस बात को लेकर के इस चुनाव को याद किया जाएगा कि कौन ज्यादा झूठ बोला, किसके पास झूठ की फहरिस्त थी, और क्यों मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस बात को कहा। और इसका विश्लेषण आपको करना बहुत जरूरी है कि आज सबसे बड़ी बात जो इस देश में होनी चाहिए कि सहानुभूति को कैश करने के सहारे, क्या अब राजस्थान, मध्य प्रदेश और इन तमाम राज्यों में बीजेपी अब सहानुभूति के सहारे है? हाय हमें ये कर दिया। आपको याद है वो वाला बयान? मैं हर दिन 1.5 किलो, 2 किलो, 3 किलो, 5 किलो गाली खाता हूं। किसी ने कहा कि आपकी सेहत कैसे अच्छी रहती है? तो देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं रोज 5 किलो गाली खाता हूं। कितना? 1 किलो, 2 किलो, 4 किलो, 5 किलो गाली रोज। इस लोगों ने, विपक्षी दलों ने मुझे 90 या 92 गालियां दी। प्रधानमंत्री की जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है ना, ये गड़बड़ आदमी लिख रहा है, प्रधानमंत्री को फंसवा रहा है। और या ये स्क्रिप्ट ही बीजेपी और आरएसएस की मेन स्क्रिप्ट राइटर है, जो सबको यही स्क्रिप्ट लेकर के देता है। और इस पर अटैक करते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये सहानुभूति पाने का काम असल में इसलिए किया जा रहा है क्योंकि अब इनका लहजा बता रहा है कि इनका जादू फीका पड़ चुका है, इनका जादू फीका पड़ चुका है। और असल में आपकी भाषा का स्तर, आपके शब्दों का चयन, आपकी तमाम चीजें इस बात का सबूत होती हैं कि व्यक्ति का नैतिक स्तर, व्यक्ति का धरातल, व्यक्ति का तार्किक स्तर कहां पे खड़ा है। भाषा विज्ञान का मैं विद्यार्थी हूं और मैं ये बात जानता हूं, समाज में गरीब, कमजोर, मजलूम कोई भी हो, आप भी इस बात को समझते हैं, जिसके अध जल गगरी छलकत जाय, थोथा चना बाजे घना। तर्क में दम हो, तथ्य की भरमार हो, तो भाषा में संयम नजर आता है, मृदुता है। महात्मा कबीर ने लिखा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। और देश के सबसे बड़े ओहदे पर, सबसे बड़े राजनीतिक पद पर बैठे व्यक्ति के लिए इस बात का इम्तिहान, इस बात की जिम्मेदारी, इस बात की चीजें और दबाव बढ़ जाता है कि आपकी भाषा, आपकी चीजें संयमपूर्ण हो। लेकिन आप संयमी कब होते हैं? जब वृक्ष में फल लगते हैं तभी वो झुकता है। झुकते हैं वही जिनमें जान होती है, अकड़ना मुर्दों की पहचान होती है। तो वह विनम्रता, वह सादगी, वह सहजता जो भाषा में दिखनी चाहिए, वो तब आती है जब आपने कोई काम किया हो। 9 साल केवल जुमला बोला, मोदी है तो गारंटी है। देश के लोग पूछने लगे बताओ 2 करोड़ रोजगार कहाँ है, 15 लाख रुपया अकाउंट में क्यों नहीं आया? स्मार्ट सिटी, स्मार्ट गांव, बुलेट ट्रेन, अच्छे दिन, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी, हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में उड़ाना, रुपए की कीमत का डॉलर की तुलना में मजबूत करना, पेट्रोल और डीजल की कीमत को आधा कर देना, गैस सिलेंडर 500 रुपया में दे देना, सबको मुफ्त में शिक्षा देना, विदेश पढ़ने जाएंगे यहाँ के लोग। कहाँ गया वो सब? लोग पूछ रहे गारंटी कहाँ गई आपकी? भाई गारंटी तो है, तो गारंटी किस बात की है? इसलिए इन 5 राज्यों का चुनाव अब आपको भी यह संकेत करता होगा कि शायद चेहरे की चमक अब धूमिल पड़ती जा रही है। लहर का जादू, जिसको आज एक ही लोग मानने को तैयार, एक तबका है
जो ये मानने को कतई तैयार नहीं है कि जादू कमजोर पड़ रहा है या जादू फीका पड़ रहा है या चमक कमजोर पड़ रही है। उसको आज भी लगता है कि 100 रोगों की एक दवा, एक ही व्यक्ति, मोदी मोदी। अगर इसके इतर अब इन इन चुनावों का विश्लेषण करेंगे, इनका विश्लेषण अगर गहराई से करना चाहेंगे, तो भाषा का गिरता हुआ स्तर भी ये बात बता रहा है कि असल में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ अगर मौजूदा परिस्थितियां रहीं, तो बीजेपी बुरी तरह से इन चुनावों में हारती हुई दिख रही है। इसलिए भाषा का स्तर भी गिरता जा रहा है, इसलिए मुद्दे भी जुमले की तरह इस्तेमाल किए जा रहे हैं। और हम लगातार इस बात को कह रहे हैं, जैसे मल्लिकार्जुन खड़गे ने अगर एक सवाल पूछ दिया आज कि भाई एक बात जरा बताई जाए कि आप अगर सहानुभूति लेना चाहते हैं, एक बहुत प्रसंग महत्वपूर्ण है, इसको आज मैं फिर से बताना चाह रहा हूं, इसको जरूर आपको समझना चाहिए। हमने ये दिया, हमने वो दिया। नरेंद्र मोदी जी का एक भाषण है और वो भाषण भी बड़ा महत्वपूर्ण है। जब वो उस जमाने की केंद्र सरकार को इस बात के लिए देना कहना चाह रहे थे कि आजकल की केंद्र सरकार आती है और लोगों को ये कहती है हमने ये दिया, हमने वो दिया, तो कहां से ले आए थे पैसा? अपने घर से लाके दे रहे हो। एक तो ये वाला बयान। नरेंद्र मोदी जी आज भी इस चुनाव में तो कहते जा रहे हैं 5 साल तक 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को देते जाएंगे। कहां से दे रहे हैं? अपने घर से। इसका चुनाव में इस्तेमाल करने का क्या मकसद होता है? ताकि लोगों को याद दिलाया जाए कि देखो हम तुमको इतना किए हैं, सहानुभूति दो। मैं तो गरीब का बेटा हूं। अब 10 लाख का सूट कौन गरीब का बेटा पहनता है भैया? 10 करोड़ों रुपए की गाड़ी, करोड़ों रुपए का जहाज उड़ने के लिए 3 तरह का ड्रेस बदला है। तो एक तो ये विश्लेषण, इधर मत जाते हैं, छोड़ देते हैं। अब आइए मूल विषय पर। जो देना है, रहीम का एक बहुत महत्वपूर्ण किस्सा है, वही सुनाकर आज का विश्लेषण खत्म करूंगा। रहीम से किसी ने पूछा, अलग अलग लोगों के लिए ये प्रचलित है, मैं रहीम को उदाहरण देकर के ही बताता हूं क्योंकि उसी संदर्भ से मैंने देखा। जब वो किसी को दान देने जाते थे, कुछ देते थे, तो गर्दन नीची कर देते थे, ऐसे ऐसे देते थे। तो किसी ने पूछा, ऐसी देनी देन जो कही समझाओ बहन, और ज्यो ज्यो कर ऊंचो कियो त्यों त्यों नीचो नयन। और रहीम के जवाब को आज की सियासत से सुनिए, समझिए। भाषा के गिरते स्तर, सहानुभूति की राजनीति और जादू के फीके पड़ने, तीनों बिंदुओं को एक साथ जोड़ करके समझिएगा। रहीम का जवाब दिया कि देनहार कोई और है, देत रहत दिन रैन, लोग भरम मोपे करें, तासो नीचो नैन। देने वाला कोई और है, वो दिन रात लोगों को देता रहता है, मैं तो केवल जरिया हूं, बहाना हूं, माध्यम हूं। तो मैं इसलिए अपनी गर्दन नीचे कर लेता हूं क्योंकि देने वाला कोई और है। कोई आज जिसको मैं दे रहा हूं वो ये ना समझ लें कि मैं कोई देने वाला हूं। बड़ा होना ये होता है। ऐसा क्या बड़ा होना? कबीर साहब याद आते हैं, बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर और पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। इसलिए आज नागरिक बोध का इम्तिहान भी चल रहा है। सियासत अपना इम्तिहान देगी जिसका परिणाम 3 दिसंबर को इस देश में आएगा कि 5 राज्यों में से इन चुनावों में से कौन जीता, कौन हारा, कौन आगे, कौन पीछे। लेकिन इस बात का इम्तिहान इस देश में नागरिक बोध का भी हो रहा है। अगर मल्लिकार्जुन खड़गे ने देश के प्रधानमंत्री से पूछा कि मैं भी मजदूर का बेटा हूं लेकिन आज तक मैंने कभी अपनी इस बात को बेचा नहीं, बताया नहीं, भीख मांगकर खाने वाली बात नहीं कही, तो ये जो सहानुभूति है, ये भाषा का गिरता स्तर है, ये सब ये दर्शाता है कि गिनाने के लिए अपना किया हुआ कोई ठोस काम नहीं है। ले दे के है तो मंदिर बनवा रहे हैं, ले दे के है तो 370 हटा दिया, ले दे के है तो ट्रिपल तलाक। ये कितना दिन गाएंगे भाई? कहाँ है शिक्षा, कहाँ है रोजगार, कहाँ है महंगाई की मार बहुत हुई, महंगाई की बार अब की बार फलाने की सरकार, कहाँ हुआ महिलाओं पे अत्याचार अब की बार फलाने की सरकार, कितना कम हुआ महिलाओं का अत्याचार, कितना शिक्षा मिली, कितना रोजगार मिला, कितना रुपए की कीमत मजबूत हुई। आप संविधान बदलने की बात करेंगे और कहेंगे कि मोदी है तो गारंटी है। एक बात बताइए, नोटबंदी का फायदा क्या हुआ? जीएसटी का फायदा क्या हुआ? 2000 की नोट क्यों क्यों लाई और क्यों बंद कर दी? कितने सारे सवाल भरे मोदी जी, कैसे इसका जवाब देंगे? चलिए छोड़ दीजिए इन सवालों को। मल्लिकार्जुन खड़गे के एक सवाल का जवाब जरूर दे दीजिएगा, सहानुभूति पर वोट क्यों मांग रहे हैं? और आप लोग भी नीचे कमेंट लिख करके बताइएगा, क्या आपको इस चुनावी परिदृश्य में ये दृश्य नहीं दिख रहे हैं? कमेंट करिएगा।
देखते रहिए 4 पीएम। फिर मिलेंगे किसी और विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।